नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में सीएम धामी से मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की है। विधायक बंशीधर भगत, सुरेश गड़िया भी इस दौरान मौजूद रहे, उन्होंने भी मुलाकात की है। विधायक सरिता आर्य, भरत चौधरी ने भी सीएम से मुलाकात की है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भी भेंट की है और ये तमाम मुलाकातों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी देहरादून महानगर अध्यक्ष ने भी मुलाकात की है। सिद्धार्थ अग्रवाल भी सीएम धामी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जनप्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से ये शिष्टाचार भेंट रही, जहां पर तमाम विषयों पर सीएम धामी को अवगत यहां पर कराया गया है और ऐसे में जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री गणेश जोशी ने सीएम से मुलाकात की। विधायक बंशीधर भगत, सुरेश गड़िया भी सीएम से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर की। सीएम धामी ने 33.22 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन यहां पर ट्रांसफर किया उसे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उन प्रमुख योजनाओं में से एक है जिसने पलायन को रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में एक अहम भूमिका निभाई है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। बढ़ेंगे आगे। धामी सरकार के 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने के दावे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए। हरीश रावत ने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार विभागवार की गई भर्तियों का ब्यौरा जारी करे। पूर्व सीएम ने कहा कि 2027 चुनाव को देखते हुए बीजेपी की सरकार एक और झूठ गढ़ने की तैयारी कर रही है, जिसके सहारे जनता को भ्रमित किया जा सके। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने जवाबी हमला भी बोला। देखिए रिपोर्ट। 26,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। धामी सरकार के दावे पर हरदा की चुनौती। हरीश रावत बोले विभागवार भर्ती का दे ब्यौरा। पूर्व सीएम के बयान पर बीजेपी का जवाबी हमला। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार विभागों में खाली पदों पर भर्तियां कर रही है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए अब तक 26,000 से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां भी पद खाली हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने अगर इतनी नौकरियां दी हैं, तो इनका विभागवार ब्यौरा जारी करे। पूर्व सीएम ने कहा है कि बीजेपी का ये आंकड़ा 2027 का चुनाव आते आते 40 से 45,000 तक पहुंच जाएगा, जिससे चुनाव में जनता को एक और झूठ गढ़कर भ्रमित किया जा सके। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए युवाओं को लगातार सरकारी नौकरी दी जा रही है, जिससे राज्य में धामी सरकार को लेकर सार्थक संदेश जा रहा है। ऐसे में सरकार की लोकप्रियता से घबराकर पूर्व सीएम इस विषय पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को अगर आंकड़ों की इतनी ही जरूरत है, तो वो विभागवार आरटीआई डालकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। 26,000 का ब्यौरा तो बताओ, क्योंकि हमने 32,000 कहा 3 साल में, तो अब भाजपा का ये झूठ 40-45,000 तक पहुंचेगा चुनाव आते आते तक। और नौजवानों पर असर पड़े न पड़े, लेकिन प्रचार तंत्र उनके माँ बाप दूसरे लोगों को इस झूठ में बहा करके ले जा सकता है। 26,000 से ज़्यादा नौकरियां प्रदेश भर में हमारे युवाओं को मिली हैं। अब इसको अगर खोजने में उनको समस्या है तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पूछें और खोज लें। और अगर क्योंकि इसका ब्यौरा तो अगर आप देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब बहुत सारे अलग अलग विभागों में। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सबको बहुत ही परमानेंट नौकरी है, लेकिन जो नौकरियाँ हैं वो 26,000 से ज़्यादा मिली हैं। आप जाएंगे तो आपको सारा ये डेटा मिल जाएगा। आरटीआई की छूट तो सभी को है, जो पत्रकार हैं उनको भी है, जो कांग्रेस के लोग उनको भी है। तो वो विभागवार डाल के पूछ लीजिए आपको कि आपके यहाँ कितनी नई नौकरियां लगी हैं इतने पिछले 3 साल में, पिछले 4 साल में। तो मुझे लगता है उनके पास पूरे विभागवार सारा ब्यौरा उनके पास आ जाएगा।
धामी सरकार और बीजेपी लगातार पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत इस पर सवाल खड़े करते हुए विभागवार दी गई नौकरियों का ब्यौरा देने की चुनौती दे रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी सरकार इस चुनौती को स्वीकार कर आंकड़े जारी करती है या इस पर बयानबाजी ही होती रहती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं मनरेगा का नाम बदलने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में प्रदर्शन कर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार देने की योजना नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के विचारों और उनके नाम से जुड़ी पहचान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए, देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी जो स्कीम थी मनरेगा, उसका नाम बदलने के लिए एक बिल लाया गया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये अपमान महात्मा गांधी जी का नहीं है, पूरे देश का अपमान है। इसलिए हम यहाँ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और मनरेगा जो स्कीम कांग्रेस लेके आई थी, हर व्यक्ति को काम का उचित दाम उसने देने का काम किया है। हम किसी स्कीम आप और स्कीम लाए, लेकिन महात्मा गांधी के नाम की जो स्कीम आप दूसरे नाम पे बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसका हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं और पूरे देश जो आपने कृत्य किया है, पूरा देश इसके लिए उनको माफ़ी नहीं देगा। तो वही मनरेगा का नाम बदलने को लेकर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस योजना के नाम बदलने के फैसले पर कांग्रेस ने देहरादून में गांधी पार्क में प्रदर्शन किया, जिस पर भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कांग्रेस को मनरेगा से नहीं बल्कि राम नाम से दिक्कत है। दीप्ति रावत ने अयोध्या का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस को ज़्यादा आपत्ति मनरेगा के नाम से नहीं है। उन्हें इस बात से ज़रूर है कि पहली बात तो ये बेहतर योजना है, और दूसरा उनको ये है कि किस प्रकार से इस योजना में हमने इसको VBG राम जी करके, इस योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें राम जी आ रहा है। हो सकता है उससे ज़्यादा उनको आपत्ति हो, क्योंकि उनको हर चीज़ से एलर्जी है। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी की जब इतना बड़ा शिलान्यास हुआ, पूरे विश्व, मैं कहूँगी सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरा विश्व उसका साक्षी बन रहा था। पूरे सभी जगह से लोग वहाँ आमंत्रित थे और वो वहाँ प्रेजेंट थे, हर सेक्टर से थे, और कांग्रेस के लोगों को भी वहाँ इनवाइट किया गया, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, ना वो इच्छुक थे, ना उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे उसकी किसी को भी, देशवासियों को उसकी बधाई डाली, ना वो खुद वहाँ पर उपस्थित थे। तो मुझे लगता है ज़्यादा जो समस्या है वो राम जी पर है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हरीश रावत अब राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने को मजबूर है। वहीं हरीश रावत ने बीजेपी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर उनका कोई महत्व नहीं है तो फिर बीजेपी उन्हें लेकर इतनी बेचैनी क्यों दिखा रही है। रावत ने इसे बीजेपी की घबराहट करार देते हुए कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से सच्चाई नहीं बदली जा सकती। हमको तो लगता था कि हम ही से नफरत कर रहे हैं ये, लेकिन अब तो लग रहा है महात्मा गांधी से भी नफरत कर रहे हैं। वो भी इनको स्वीकार नहीं है। रघुपति राघव राजा राम जैसा मंत्र देश को देने वाले महात्मा गांधी का नाम इस देश के अंदर कोई सरकार बदल सकती है? ये फिर राम तो भक्त के थे, राम जो है, और महात्मा गांधी हनुमान की तरीके से राम के भक्त थे। और राम ने तो स्वयं कहा है कि भक्त का जो अपमान करेगा वो मेरा अपमान कर रहा है। तो ये भाजपा की मति खराब हो गई है। इन्होंने जो है, अरे भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर कुछ भी नाम रख लो ना। मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का नाम ही जो है राम प्रदेश कर दो, हमको क्या दिक्कत है, हम तो ताली बजा देंगे। लेकिन तुम जो है ये इस तरीके से योजनाओं को बदलने का काम कर रहे हो, ये स्वीकार्य नहीं है।
वहीं मसूरी नगर पालिका के सभागार में आयोजित टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने बैठक के दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी एसडीएम मसूरी राहुल आनंद से तीखी नोकझोंक भी हो गई। बैठक में एसडीएम के साथ कथित अभद्रता और मर्यादा उल्लंघन का मामला सामने आया है। एसडीएम ने आरोप लगाया कि सोनिया आनंद रावत बिना अनुमति बैठक में प्रवेश कर हस्तक्षेप करने लगी और बहस के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की नौकरशाही भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है और इसी को लेकर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। आप ये बताइए, आप इनको वेंडर्स को तो हटा रहे हैं और वहाँ गाड़ी पार्किंग करा रहे हैं। जरा ये बताइए कहाँ कहाँ की तमीज और कहाँ की तहजीब है। आप वहाँ पर जो है जहाँ पर इनका रोजगार खत्म करने का काम कर रहे हैं। होटल्स जितने भी हैं यहाँ पे, उनसे ऐसा क्या रिश्ता है मुझे बताइए ना। उनकी गाड़ियाँ पार्किंग हो रही है नीचे। माल रोड की व्यवस्था का सवाल कहाँ से आ रहा है? माल रोड की व्यवस्था पहले बनाइए, जो गाड़ियाँ खड़ी है उनको हटा करके पहले उन गाड़ियों को हटाइए, फिर व्यवस्था की बात करिए ना। आप गाड़ियाँ आपने सारी खड़ी करवा रखी है और गाड़ियों से भी छोटी जगह पर ये स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पे बैठते थे, बहुत छोटी जगह में। सत्यापन का कार्य चल रहा था तो उसमें लोगों के ऑब्जेक्शन थे, कुछ लोगों का नाम छूट गया, इसलिए हमने उसको प्रोसीडिंग बढ़ाते हुए आज दोबारा से रखा। तो हम लगभग इसी की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच मैडम का आगमन हुआ। मैडम को कुछ आपत्तियां थी। हमने यही बोला कि ये समय सही नहीं, टीवीसी की बैठक है, चयन प्रक्रिया चलेगी उसके बाद ही होगा, बट उनके साथ कुछ ऐसी रही। तो अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट ये है कि जो हमारी सरकारी गरिमा है इस पद की और समिति की बैठक चल रही है, उनका उन्होंने जो भी मुझे लगता है कि सम्मान नहीं किया है। बट मैं उनसे अनुरोध करूंगा इनके अलावा भी सभी से कि जो भी अगर आपको आपत्ति, हम सभी सुनने के लिए बैठे हैं। आप लिखित में आपत्ति करें, हम सबका जवाब दे रहे हैं, चाहे जितने भी समय लगे। हम बस उसी के लिए आप सबसे अपील करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। धस्माना ने कहा कि इस मामले में 11 सालों से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने और प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। धस्माना ने कहा कि कोर्ट ने ईडी की जांच की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिकायत का कोई आधार ही नहीं बनता, जिससे साफ है कि केंद्र सरकार के अपने आकाओं के निर्देश पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने में लगी हुई हैं। न्यायालय ने एक बहुत ही विधि सम्मत जो फैसला दिया है। जो एफआईआर गलत तरीके से लॉन्च की गई थी, कंप्लेंट लॉन्च की गई थी ईडी की तरफ से, उसमें न्यायालय ने उसका संज्ञान लेने से ही मना कर दिया। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा के घर में घुसकर मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई। वहीं इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि आखिरकार वो कौन सा सच है जो पंकज मिश्रा जानते थे। देखिए, बड़े दुख की बात है और ये प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके मुंह पे करारा तमाचा मारने का कार्य उन लोगों ने किया है जिन्होंने घर जा करके एक वरिष्ठ पत्रकार की को इस तरीके से निर्मम मारा कि उसका रिजल्ट हुआ कि उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो ये हत्या है। गंगोत्री राजमार्ग पर रतूड़ी सेरा और बंदरकोट के पास पहाड़ी क्षेत्र में लूज पड़े बोल्डर मलबा हटाकर स्थायी सुरक्षा ट्रीटमेंट का काम तेजी से किया जा रहा है, जिससे चारधाम यात्रा के साथ साथ शीतकालीन यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ढीली चट्टानों और मलबे को हटाया जा रहा है ताकि भविष्य में भूस्खलन या पत्थर गिरने की संभावना कम हो सके। सीमा सड़क संगठन की ओर से पहाड़ी पर लोहे की मजबूत रॉड के सहारे तार से बनी जालियां लगवाने का काम कराया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। ऋषिकेश के बसंतोत्सव का कार्यक्रम 20 जनवरी से 25 जनवरी तक मनाया जाएगा। इन कार्यक्रमों की फाइनल रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बसंतोत्सव कार्यक्रम 6 दिन तक चलेंगे। मुख्य रूप से साइकिल रेस, दंगल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक नाइट, बैडमिंटन प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर और मटकी फोड़ कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। इसके अलावा कवि सम्मेलन, बेबी शो, कला प्रतियोगिता और रस्साकशी कार्यक्रम भी शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आज बसंत महोत्सव के जो हमारा प्रतिवर्ष होता है, आज बैठक थी और बैठक में तमाम तरीके से जो हमारी बसंत और जो हमारे ऋषिकेश भगवान नारायण हैं
उनकी शोभा यात्रा से लेके और तमाम रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मटकी फोड़ कार्यक्रम होते हैं और तमाम देश के अलग अलग राज्यों से पहलवान आते हैं और यहाँ पर कुश्ती होती है। तो तमाम जो हमारा एक अपना कल्चर है कि हमारे यहाँ जो मेले का रिवाज है, वो मेला आज भी सदियों से जो मेला चला आ रहा है, आज उस बारे में यहाँ पर चर्चा हुई और बहुत ही भव्य दिव्य ढंग से ये मेला मनाया जाएगा। चंपावत जिले के अस्टा सिमार गांव में एक गुलदार मृत अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया। ग्रामीण महिला कुंती देवी ने घास काटने जाते समय गुलदार को मृत देखा और गांव में सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गुलदार की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। वन विभाग की टीम मामले की जाँच में जुटी हुई है। ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मौत ने पशु कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर की सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को शिफ्ट करने के वादे हवा हवाई साबित होने की कीमत अब जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर सड़क पर आवारा गौवंश का जमावड़ा न होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। जो कल ये दुर्घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और प्रशासन और जो विभाग के द्वारा जो लापरवाही, पशु कल्याण बोर्ड है उसकी लापरवाही दिखती है कि वो क्या कार्य कर रही है। उनके द्वारा कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई गई है, ठोस कार्य नहीं हो रहे, जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है। ये तो एक सीसीटीवी वीडियो में आ गया इसलिए दिख रहा है, बाकी अन्य जगह अनेकों घटनाएं हो रही है जिनका कोई भी विभाग अपने आप में संज्ञान नहीं ले रहा है। निराश्रित पशुओं के कारण जो लगातार ऋषिकेश क्षेत्र और आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं पशु कल्याण बोर्ड जो है उनके सदस्यों को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। कल रात की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा दुर्घटना जो है एक निराश्रित पशुओं के कारण जो हुई है, जिसमें हमारे 4 नौजवान साथियों ने अपनी जान गंवा दी। उसके अलावा आए दिन हम सुनते रहते हैं किसी न किसी मोहल्ले में कभी किसी सांड ने किसी वृद्ध जन के ऊपर, कभी किसी बच्चे के ऊपर वो हमला कर देता है। उसके अलावा आवारा कुत्ते गली गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। इन तमाम जो निराश्रित पशु हैं इनके कारण कहीं ना कहीं ऋषिकेश का माहौल खराब हो रहा है। ऋषिकेश में जो आम जन है उनके अंदर दहशत का माहौल है और मैं पशु कल्याण बोर्ड से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करे और लोगों को इस चीज से निजात दिलाए। दिनेशपुर में लाखों रुपए की हेराफेरी के मामले में आरोपी महिला को स्थानीय पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिला पर करीब 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और वह दिनेशपुर के वार्ड नंबर 9 में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रही थी। पश्चिम बंगाल के बांग्ला थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे के तहत पुलिस ने स्थानीय थाने की मदद से कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है, जहाँ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 साल पहले इन्होंने हमारा हाथ पहले रिश्तेदार बनाया। मेरा बीवी को बहन बोले और मुझे छोटा भाई बोला, रिश्तेदार बांटते गया। फिर अभी 1 साल पहले इन्होंने क्या इनको जमीन खरीदना था, ये बोल के मुझसे पहले 8 लाख रुपया लिया, फिर बाद में लिया 5,40,000, बाकी फोन में तो पैसे लेते गया। ये बात है। उधर करीब इन्होंने पैसा लिया, करीब 15 लोगों से पैसे लिया। जितना हमने मांगा था मदद उससे और ज़्यादा मिला और वेस्ट बंगाल पुलिस का ऊपर भी मेरा भरोसा था। उन्होंने भी अच्छी तरह उनका ड्यूटी निभाया और मैं इसके लिए मैं वेस्ट बंगाल पुलिस का ऊपर मैं पूरी जिंदगी में आभारी रहूँगा। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। विशेष पुलिस टीम ने वाहन चोरी गिरोह का खुलासा करते हुए कुल 14 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को चेकिंग के दौरान पकड़ा। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर छिपाकर रखी गई चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 2 अन्य शातिर वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। एक वाहन चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जो अभियुक्त हैं वो पकड़े गए थे। जो अवैध जो मोटरसाइकिल है, जो चोरी की मोटरसाइकिल है, उसके साथ पकड़े गए थे। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों के बारे में भी पुलिस को बताया गया। ये चारों अभियुक्त जो हैं इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था, इसलिए पुलिस के द्वारा इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अब तक 14 बाइक्स पुलिस को बरामद की गई हैं। 14 में से 8 बाइक जो थाना सिडकुल में ही विभिन्न तिथियों में चोरी की गई थी वो बरामद हुई हैं।
जो 6 अन्य बाइक हैं उनके बारे में भी पुलिस पता लगा रही है और इसके अलावा इनके वेयरअबाउट्स के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं कि इनके साथ और कौन लोग सम्मिलित थे। उत्तरकाशी में 1 दिवसीय माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में जिले के किसानों और बागवानों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। मुख्य अतिथि गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने दीप जलाकर माल्टा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने माल्टा प्रदर्शनी को देखा। विधायक ने किसानों और बागवानों की मेहनत की सराहना करते हुए उनके प्रयासों को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। हमारे इन पहाड़ों में हम उद्यान के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, हमारे काश्तकारों के, हमारे उद्यानपतियों की आजीविका कैसे मजबूत हो, हमारी जो तंगी स्थिति, माड़ी स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति, वो कैसे मजबूत हो, तो इसके लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और इसी के तहत हमारा आज उद्यान विभाग की ओर से माल्टा उत्सव का कार्यक्रम 1 दिन का रखा गया है। पूरे विशेषज्ञ यहाँ पे आए हैं जो परीक्षण देंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह है। काश्तकारों के बीच में आज हमने साझा भी करी जानकारी माल्टा से रिलेटेड, उनका प्रदर्शनी भी लगाई है। जगह जगह से वो अपने मॉडल लाए हैं, सैंपल्स लेके आए। अभी माल्टा का उत्पादन जो उत्तरकाशी में वो लगभग 650 मीट्रिक टन, लेकिन ये बिखरा हुआ है। बड़ा फल होने की वजह से ईजी नहीं है कैरी करना, तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम रहती है। अगर इसी को व्यवस्थित रूप में हम लोग लाते हैं और जिस तरह से सेब और कीवी का हम लोग उगा रहे हैं या उसका बागवानी कर रहे हैं, अगर माल्टा को उसमें लाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर उत्तरकाशी या पहाड़ी जनपदों के लिए पूरी संभावना रखता है। रानीखेत में छावनी परिषद ने रक्षा संपदा दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और केआरसी के कर्नल मोहित वर्मा ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों, कैंट कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। तुम्हारी सतत और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।